हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत भौतिक विभाजन में दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको चीजों को पढ़ने में काफी आसानी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। देखिए, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये तो हमने देख लिया था, ये हमने पढ़ लिया है। उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हमने देख लिया है, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर पिछले वीडियो को आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ये जो भाग है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का ही भाग है। क्योंकि देखिए, गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद भारतीय प्लेट जब उत्तर की तरफ विस्थापित होता है, उत्तर की तरफ विस्थापित होता है, मूव करता है, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, तो इधर की तरफ से किससे टकराता है? जाकर यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट से ये टकराता है भारत का प्लेट, भारतीय प्लेट, समझ पा रहे होंगे। तो टकराने के बाद टेथिस सागर में उपस्थित जो प्लेट है उसमें वलन होता है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग की वजह से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ये आप जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी टकराहट में, इसी टकराने की वजह से ये जो पार्ट है ना, ये मेघालय का जो ये पठार है ना, जिसमें ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये वाला जो पठार है, पठारी भाग, ये इसी का हिस्सा होता है। किसका? ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा होता है, ये वाला। ठीक है, तो टकराने के बाद यहां से ये वाला पहले इससे जुड़ा हुआ होता है, तो टकराने के बाद ये अलग हो जाता है। ठीक, तो ये जो अलग हुआ है ना, इसी को मालदा गैप भी बोलते हैं। आगे हम देख लेंगे, सब कुछ मैंने इसमें लिखा है, टेंशन नहीं लीजिए, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा दे रहा हूं ये। ठीक, तो मालदा गैप या फिर इसी को बोलते हैं राजमहल गारो गैप भी बोलते हैं। राजमहल इसलिए क्योंकि ये मेघालय का जो पठार है ना, इधर की तरफ झारखंड में, यहाँ ये छोटा नागपुर का पठार है, तो इधर की तरफ यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, नॉर्थ पूर्व में, अब समझ पा रहे होंगे, तो ये राजमहल की पहाड़ियाँ इधर की तरफ है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ इधर की तरफ है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग हुआ। और इधर की तरफ जो ये पहले शुरू में गारो पहाड़ी है, तो राजमहल और गारो के बीच में जो गैप है ना, इस वजह से इसका नाम राजमहल गारो गैप भी है, या फिर इसी को मालदा गैप भी बोलते हैं। तो मालदा गैप की वजह से ये प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार अलग होता है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हालांकि मैंने वो लिखा है वहां पर। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं, एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसकी जो आकृति है ना प्रायद्वीपीय पठार की, ये मेज की आकृति जैसी है। मेज की आकृति जैसा इसको बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, आप खुद भी समझ सकते हैं। ये पठार जो है ना, इसका जो ये सरफेस है ये फ्लैट है। ठीक है ना, समतल जैसा है, मेज की आकृति जैसा। मेज जैसे फ्लैट होता है ना, वैसा समतल जैसा है। आप वैसे भी समझ सकते हैं, पर्वत से ये पठार है तो पर्वत से इसकी ऊंचाई तो कम ही होगी, और पठार जो होता है इसके ऊपर की ये जो सरफेस होता है थोड़ा फ्लैट होता है, जैसे तिब्बत का पठार हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट, इधर की जो ऊंचाई है ना, इधर हाइट कम है, इधर की तरफ ज्यादा है। मतलब ये प्रायद्वीपीय पठार कुछ ऐसा है। पूरब से पश्चिम की तरफ मैं खींचता हूं एक लाइन, देखिए ऐसे ढाल बना हुआ है, मतलब ऐसे। ये पूरब का हिस्सा हो गया, ये पश्चिम का हिस्सा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इधर की तरफ ढलान है, ग्रेजुअल ढलान है। ठीक है ना, आराम आराम से। उसके बाद यहां से जाने के बाद ये पश्चिमी घाट, यहां पर आ गए पश्चिमी घाट पर, पश्चिम की तरफ। उसके बाद तीव्र ढलान बनता है, ऐसा। आप समझिएगा इस बात को, आगे ये चीजें आएंगी, आपको ध्यान रखना होगा। तीव्र ढलान ऐसे, इधर की तरफ ऐसे, समझ पा रहे होंगे। हाँ, ढलान मतलब इधर की तरफ ऊंचाई ज्यादा है, इधर की तरफ कम है, मतलब ढलान ऐसे कुछ बना हुआ है ये वाला। इसीलिए मैक्सिमम जो नदियां हैं ना, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। नर्मदा ताप्ती को छोड़ दिया जाए तो ये पश्चिम की तरफ बहती हैं नदियां। जब पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे, नर्मदा ताप्ती को इसी वीडियो में मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। खैर, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, या फिर जो महत्वपूर्ण नहीं उनको भी मैंने लिख दिया है एक एक लाइन में, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये जो नर्मदा नदी है ना, ये पश्चिम की तरफ बह रही है। ठीक है ना, भ्रंश घाटी में नर्मदा, या फिर सतपुड़ा, ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ना,
इसके उत्तर में ये नदी बहती है, नर्मदा नदी, ठीक है। और इसके दक्षिण में एक नदी बहती है, ताप्ती नदी, वो भी पश्चिम से पूर्व की, पूर्व से पश्चिम की तरफ ही। बाकी सारी नदियां तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, नर्मदा और ताप्ती। तो ये जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी, तो नर्मदा के जो उत्तर में है, नर्मदा के जो दक्षिण में है, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं, ठीक है ना। दक्कन का पठार या फिर दक्षिण भारत का पठार आप समझ सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि चलिए वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर नदी मैंने दिखा दिया है, नर्मदा नदी यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए सारी बातें अब एक एक करके देख लेते हैं। आप भी आदत डालिएगा, आपको आदत ये डालनी है कि जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना संभव हो सके मैप से चीज़ों को क्लियर कीजिए, उससे कन्फ्यूजन नहीं होता है और चीज़ें क्लियर रहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो ये मैं बता चुका हूँ कि मेज की आकृति वाला स्थल है ये, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से हुआ था। आग्नेय रूपांतरित चट्टानों के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, आगे जब विश्व का भूगोल देखेंगे तो उसमें और अच्छे से इसको देख लेंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखिए। हाँ, नर्मदा के जो उत्तर वाला जो भाग है ना, प्रायद्वीपीय पठार में देखा जाए इसके अंतर्गत नर्मदा के जो उत्तर में है उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि का भाग, ठीक है, मतलब मध्य भारत वाला भाग हो जाएगा वो। और नर्मदा के जो दक्षिण में है वो क्या है, दक्कन का पठार है, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हो गई, उसके बाद देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार। मैंने आपको बता दिया है कि गोंडवाना लैंड का भाग है, पहले भी बताया है। अरावली श्रेणी को देख लेते हैं, ये अरावली श्रेणी, ठीक, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, ठीक। इसकी बात की जाए तो इसका जो विस्तार है, मैप में देखते जाइएगा, चलिए मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो विस्तार है इधर गुजरात से लेते हुए इधर तक खींच दीजिए, गुजरात से होते हुए राजस्थान, ये राजस्थान है, राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार है अरावली श्रेणी का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, 600 से 507 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक, इसी रेंज में हुआ था इसका निर्माण, थोड़ा सा वो ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इसकी बात की जाए अरावली श्रेणी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये भी ध्यान में रखिएगा, 1722 मीटर। और ये कहाँ पर है गुरु शिखर, चोटी कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। देखिए, अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये हुआ कि अपर्दन के बाद, मतलब कटने छटने के बाद, हवा पानी की वजह से कटने छटने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है ना पर्वत का, उसको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में अरावली श्रेणी ऐसी नहीं रही होगी, कटने छटने के बाद अब वाली जो स्थिति है ना, वो स्थिति कटने छटने के बाद वाली स्थिति है, ठीक है। पहले इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ अवशिष्ट पर्वत का ये एक एग्जाम्पल है अरावली श्रेणी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अन्य उदाहरण भी है अवशिष्ट पर्वत के, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा श्रेणी है, ये सब अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। उसके बाद बात की जाए सतपुड़ा श्रेणी, ठीक, यहाँ पर है, मैप में भी देख लीजिए। मैप में आपको जरूर देखना चाहिए, क्यों मैप देखना चाहिए, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व में सही क्रम में कौन सा है, पश्चिम से पूर्व बोल रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण में, या फिर दक्षिण से उत्तर में, या फिर पश्चिम से पूर्व में भी पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम में भी पूछ सकता है। मान लीजिए दे दे विंध्य पर्वत, कैमूर पहाड़ी, गारो खासी जयंतिया दे दे और इधर उधर कर दे, मतलब ये क्रम से ना दे, तो आपको पता होना चाहिए ना। एक ऑप्शन में ये क्रम से भी दिया रहे तो आपको ये पता होना चाहिए, तो क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसको हाईलाइट किया है उस पर तो थोड़ा सा ध्यान जरूर ही रखिएगा। जैसे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी, ये तो खैर हम आगे भी पढ़ लेंगे, यहाँ भी जान लीजिए, जानना है तो सतपुड़ा श्रेणी की बात कीजिए तो ये दक्कन पठार का भाग है, मैंने बताया था नर्मदा के इधर वाला जो भाग है ये दक्षिण का भाग दक्कन पठार का भाग है, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है दक्कन पठार का भाग है, इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ये वाला मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर की तरफ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, आप समझ पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ की तरफ भी गया है ये। उसके बाद बात करते हैं उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी, ये मैंने बता ही दिया है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है, ये कौन सी चोटी है, इसका नाम क्या है, धूपगढ़, याद रखिएगा, धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है, धूपगढ़। उसके बाद बात की जाए अजंता श्रेणी, आगे मैंने लिखा है अजंता श्रेणी महाराष्ट्र में है, पूरी तरह से ये वाली श्रेणी जो है ना अजंता श्रेणी, ये महाराष्ट्र में ही है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है। तो आपको मैप में चीज़ों को देखना है, मैप में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। रिवाइज कर, मान लीजिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप को देखते रहिए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा ना, स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो आराम से एक दो बार पढ़ने के बाद आप खाली मैप से ही सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को एक एक करके सारी चीज़ों को देखते जाइए, याद करते जाइए कि इसमें क्या पढ़ा था, इसके बारे में 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 क्या पढ़ा था, बस काम ख़त्म। यही सारी चीज़ें तो हैं, ऐसे रिवीजन करना होता है। बाकी सारी चीज़ें भी वैसे भी कंसाइज फॉर्म में दी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ सकते हैं। बट चलिए आगे बात कीजिए पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट ये वाला हिस्सा मैंने बता ही दिया है, इसके बारे में बता दिया है स्टार्टिंग में ही, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के बाद पश्चिमी घाट की बात की जाए तो इसका जो विस्तार है, मैप में देखते रहिएगा, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है, ठीक है ना। तमिलनाडु यहाँ पर है, यहाँ पर केरल हो गया, इधर तमिलनाडु है, ये सब आप देखते रहिएगा, मैप तो जरूर देखिए। और औसत ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो ध्यान रख सकते हैं। सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो अनाईमुडी जो कि केरल में है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, ठीक है। हाँ, और दक्षिण भारत का भी जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुडी ही है, ठीक है ना। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोद्दा बेट्टा, दोद्दा बेट्टा, ठीक है। चलिए पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, एक मिनट, अन्य नाम है सव्य पर्वतम, केरल में बोला जाता है सव्य पर्वतम पश्चिमी घाट को, और इसका क्या नाम है, सह्याद्री, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए, दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसकी स्थलाकृति की बात की जाए तो पश्चिम ढाल जो है ना, मतलब पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो पश्चिम वाला जो ढाल है ना, मतलब बताया था ना कि ये पूर्व से ऐसे खींच कर बताया था, और यहाँ से तीव्र ढलान बनता है। ये तो ग्रेजुअल है ना, आराम आराम से धीरे धीरे सीढ़ी नुमा, ये तीव्र ढलान बनता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पश्चिमी ढाल जो है ना, इधर वाला जो ढाल है ना, इधर वाला जो ढाल है, इधर वाला जो ढाल है वो क्या है, तीव्र एवं खड़ा है, बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये मैंने बताया था। और पूर्वी ढाल जो है ना, मंद है, मतलब धीरा है एवं सीढ़ी नुमा है, ग्रेजुअल है, समझ पा रहे होंगे, ये मैंने समझा दिया है। उसके बाद बात कर लेते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रम में इसको सजाने के लिए, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, शेवराय पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, हाईलाइट जिसको किया, क्रम भी ध्यान में रखिएगा। जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बोल दे तो देखिए नल्लामलाई है, फिर क्या है यहाँ पर, नीलगिरी है, सॉरी जवादी है, फिर नीलगिरी है। आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले जवादी है फिर नीलगिरी है, ये देखिए यहाँ पर खत्म जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, नल्लामलाई फिर जवादी फिर नीलगिरी फिर अन्नामलाई फिर शेवराय। तो जरूर ध्यान रखिएगा इन बातों पर, अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए सही करने के लिए उस क्वेश्चन को। उसके बाद बात कर लीजिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इसको पहाड़ियों की रानी भी बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। हाँ, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर है, मतलब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है ना, ठीक है ना, ये दोनों घाट जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद आप मैप में ये भी देखिएगा, जरूर देखिएगा कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल, मतलब ये जो मिलन स्थल है ना, ये पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के संदर्भ में हमने देखा कि चलिए पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, बट राज्य के संदर्भ में देखा जाए, राज्य के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर है, ठीक है, मतलब तीनों राज्य वहां पर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो दोद्दा बेटा, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियों की बात की जाए तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है ना, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये रहा देखिए अन्नामलाई, ये केरल है, इधर तमिलनाडु है, एकदम बाउंड्री पर है, बॉर्डर पर है, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की बात की जाए तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। सर्वोच्च चोटी क्या है, अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की भी, ये मैंने बता दिया, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है स्टार्टिंग में ही, यही पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये थोड़ा सा नाम ध्यान रख सकते हैं, नल्लामलाई की पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। जवादी पहाड़ियों की बात की जाए तो तमिलनाडु के अरकाट में स्थित है। कार्डामम पहाड़ी की बात की जाए, कार्डामम पहाड़ी की बात की जाए
तो कार्डामम इंग्लिश में इलायची को ही बोलते हैं, तो इससे भी आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो इलायची की खेती जो व्यापक रूप से इलायची की खेती होती है, इसीलिए इसका नाम कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इलायची की खेती व्यापक रूप से होती है, इसलिए इसका नाम कार्डामम है। तो आप अंग्रेजी हिंदी पता होगा ना, इलायची को इंग्लिश में कार्डामम बोलते हैं, तो उससे भी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। कार्डामम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिमी घाट पर। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये हो गया दक्षिण और इधर की तरफ पश्चिम, मतलब यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर कार्डामम की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, केरल में। उसके बाद बात कर ली जाए, कार्डामम की पहाड़ियाँ हो गई केरल में, यहाँ मैंने लिख दिया दक्षिण पश्चिमी घाट केरल में। शिवराय की पहाड़ियों की बात की जाए तो ये पूर्वी घाट पर है, तमिलनाडु के सलेम में। और एक हिल स्टेशन है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, इसका नाम क्या है? यारकौंड, ठीक है ना, यारकौड। तो यारकौड थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए महादेव पहाड़ी, तो ये सतपुरा श्रेणी का ही भाग है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैकाल श्रेणी की बात कर ली जाए, मैकाल श्रेणी की बात की जाए तो ये भी छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, सतपुरा श्रेणी का ही भाग है, पूर्वी भाग है, जो कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमाला, ये सब महाराष्ट्र राज्य में, मतलब मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में ही विस्तृत हैं। लेकिन अजंता जो है ना, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में ही है, पूरी तरह से महाराष्ट्र में ही है। और मेघालय के पठार की बात की जाए तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है, बट यहाँ पर लिख भी दिया है कि छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार जो आता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। तो कहने का मतलब प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मेघालय का पठार, ठीक। ये अलग किसके द्वारा हो गया है? मालदा गैप के द्वारा, या फिर मालदा गैप, या फिर इसी को राजमहल गारो गैप भी जानते हैं, ठीक। इसके द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है मेघालय पठार। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, उसका नाम क्या है? गारो, खासी और जयंतियाँ, ठीक है। और क्रम से मैंने लिखा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, गारो, खासी, जयंतियाँ, मैप में भी देख लीजिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जनजातियों का नाम है, तो यहाँ पर गारो जनजाति ज़्यादा रहती है, यहाँ पर खासी, यहाँ पर जयंतिया, इसलिए इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम है गारो, खासी एवं जयंतिया। अब मैं लास्ट में आपको ये बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट लास्ट में ये फिर से बताने वाला हूँ कि आप क्रम जरूर से ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, 4 नाम दे दिया जाए, जैसे इधर की तरफ से एक काराकोरम श्रेणी उठा लेता है, या फिर पीर पंजाल उठा लेता है, इधर की तरफ से विंध्य पर्वत उठा लेता है, यहाँ से सतपुड़ा उठा लेता है, यहाँ से सतमाला उठा लेता है, इस चारों नामों को दे देता है, 4 नामों को दे देता है 4 ऑप्शन में, बोलेगा कि कौन सा सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर में या फिर उत्तर से दक्षिण में। तो ये आपको पता होना चाहिए हल्का फुल्का, तब तो आप बता पाएंगे। दक्षिण से उत्तर में या फिर उत्तर से दक्षिण में दे दे और ये चारों नाम दे दे, तो हल्का फुल्का आपको पता होगा तब ना बता पाएंगे। तो मैप थोड़ा सा देखते रहेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। खैर चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।